नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद आदित्य झा। दर्शकों, अगर आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो को देखा होगा तो आपने ये जरूर पाया होगा कि एक ऐसी बिंदु है जहां पे दोनों पार्टियां आके आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, और वो है धारा 370 की। जहां बीजेपी ये बोल रही है कि वो आते ही 370 को हटाएगी, और पहले भी उन्होंने ऐसा दावा किया है, वहीं कांग्रेस कह रही कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसे बरकरार रखेंगे। तो दर्शकों, आज हम देखेंगे कि धारा 370 क्या है, और 370 को जानने के लिए धारा 35A का जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम इस दोनों पे चर्चा करेंगे। आपको ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों एंगल से आपको अवगत कराया जाएगा। तो दर्शकों, आपको बताते चलूँ कि 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के द्वारा 35A को पास किया गया था, परंतु इसका शिलान्यास या नींव 1927 में ही रख दी गई थी, जब राजा हरि सिंह ने यह कहा था कि 1911 से पहले जो भी सिटीजन्स हैं कश्मीर के, वही सिर्फ कश्मीर के रिसोर्स पे अपना हक जमा सकेंगे। यानी कि जो 35A में अभी कहा जा रहा है वो उन्होंने 1927 में भी कह दी थी। फिलहाल उसके आगे अगर बढ़ें, जब भारत आज़ाद हुआ तो ये कहा जा रहा था कि कौन सा रजवाड़ा पाकिस्तान जाएगा और कौन सा हिंदुस्तान जाएगा। तो ऐसा कहा गया, तो कश्मीर के राजा जो उस समय थे हरि सिंह, उन्होंने कहा कि ना हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना हिंदुस्तान के साथ। उस समय उनका ये स्टेटमेंट आया था कि हम कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाएंगे और अपना राष्ट्र होगा। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ अलग ही प्लान्स थे। उन्होंने अनऑफिशियली अपने कबालियों को भेज दिया और उन्होंने कश्मीर की घाटियों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया और काफ़ी गंदी तरीके से वहाँ पे तबाही मचाई गई। फिर राजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो जवाहरलाल नेहरू के पास आए और उन्होंने बोला कि हमें भारत में शामिल कर लो। जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, वो एक ऐसा एक्ट था जिसके तौर पे रजवाड़ों को भारत में शामिल कराया जाता था। तो वो राजा हरि सिंह से साइन कराया और इंडियन आर्मी को वहाँ पे भेज दिया। इंडियन आर्मी ने कबालियों को काफ़ी खदेड़ा और उन्हें भगाते चले गए। फिर आता है एक ऐसा मोड़ जहाँ पे इतिहासकार मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी से एक बहुत बड़ी गलती होगी। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने घर के मामले को यूएन में ले गए और वहाँ पे यूएन से ये ऑर्डर आया कि इंडियन आर्मी जहाँ तक कब्जा कर चुकी है वहाँ पे उसे रोक दिया जाए। दर्शकों, आर्टिकल 370 को भारत के संविधान के पार्ट 21 में रखा गया है, और आपको बताते चलें शुरू में इसे टेम्पररी रखा गया था। हालांकि उस समय काफ़ी विवाद भी हुआ था, जो कि शेख अब्दुल्ला, जो कि जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी करीबी माने जाते थे, उन्होंने कहा था कि इसे परमानेंट रखा जाए, परंतु उस समय विवाद हुआ और इसे टेम्पररी ही रखा गया। अब आपको बताता हूँ कि धारा 35A की खास बात क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज हैं कश्मीर के, वो सिर्फ वहाँ के जो सिटीज़न हैं, परमानेंट सिटीजन, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो आपको बताते चलो, ज़मीन का जो बात है, वहाँ पे ज़मीन सिर्फ वहाँ के जो रेसिडेंशियल है उन्हीं को लागू होता है। वोटिंग राइट एक ऐसी चीज़ है जो कि डेमोक्रेसी की बेसिक राइट है और वो भारत के हर एक हिस्से में। परंतु आपको ये भी बताते चलो, कश्मीर में कुछ अलग सा चीज़ है। कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के अगर विधानसभा के इलेक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ वही वोट दे सकते हैं जो कि वहाँ पर रेसिडेंट हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी बात की जाती है, जैसे घर, ज़मीन, तो वहाँ पर भी जो रेसिडेंशियल है उन्हीं फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अगर जाया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो भी वहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल लोगों को ही मिलेगा। स्कॉलरशिप्स ये भी रेसिडेंशियल्स को मिलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो दो तीन चीज़ें हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। जैसे महिलाओं को लेकर के कहा गया है कि अगर कश्मीर की महिला अगर कहीं बाहर जाके शादी करती है तो उसे वहाँ पे सिटीजनशिप रद्द करना पड़ेगा। परंतु 2002 में कोर्ट का फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि महिला की तो सिटीजनशिप रद्द नहीं होगी, परंतु उनके जो बच्चे होंगे वो कश्मीर के किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम नहीं कर पाएंगे। और एक और बड़ी क्रिटिसिज्म वाली बात यह है दर्शकों कि 1957 में वाल्मीकि के कुछ समाज के लोगों को बुलाया गया था ताकि वहाँ पे वो दिहाड़ी मजदूरी कर सकें। अब वो लोग उन्हें पहले वहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि आप वहाँ पे आएँ और आपको परमानेंट सिटीजन बनाया जाएगा, परंतु वो आज तक उन्हें नहीं मिला है। एक और क्रिटिसिज्म करने वाली बात यह है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जब हमला हुआ था तो वहाँ से जो भाग के कश्मीर में आके बसे थे उन्हें आज तक परमानेंट सिटीजन नहीं बनाया गया था, जो कि एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ। दर्शकों, 35A के बारे में जो भी मैंने आपको बताया, इससे काफ़ी गहरे प्रभाव पड़े हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो कोई भी कंपनी वहाँ पर आके अपना ज़मीन नहीं खरीद सकती, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है। मेडिकल सेक्टर को देखें तो कोई भी डॉक्टर वहाँ पर जाके अपना काम शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि कई सारी परेशानियाँ आती हैं वहाँ पे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी जम्मू एंड कश्मीर की काफ़ी ख़राब है। आपको एजुकेशन भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि वहाँ की लिटरेसी रेट अगर देखी जाए तो सिर्फ 63% है। आपको बताते चलूँ दर्शकों कि अगर 35A और 370 को हटाना है तो इसके लिए भी एक स्पेशल सेक्शन है जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा से भी इसे पारित कराया जाएगा, जिसमें कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे जो पार्टियां हैं ये कभी राजी नहीं होती हैं।
तो मौका ये है कि अगर कोई नेशनल पार्टी अगर वहाँ पे जाए जैसे कि बीजेपी, तो ये हो सकता है। फिलहाल ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और भी जो पार्टियां हैं क्या वो इस पर राजी होंगी। ममता बनर्जी ने तो इस पर समर्थन दे दिया है, परंतु कई बड़े लीडर्स इस पर राजी नहीं हो रहे हैं। दर्शकों, देखते रहिए पॉलिटिक्स विद आदित्य। मिलते हैं अगले सेगमेंट में।